दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज हम दोस्तों अभी कुछ दिन से एक चीज़ न्यूज़ में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ये है कि केंद्र सरकार ने 16 फाइनेंस कमीशन को गठित किया है और अरविंद पनगरिया जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में अभी ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, उनको 16 फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया है। तो ये सारे टॉपिक को अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन हमारे प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन के क्या कार्य है, क्या-क्या चैलेंजेज़ है, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और कैसे वो राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देती है। ये सारा हम अपने एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। और फाइनेंस कमीशन चूँकि न्यूज़ में है, तो अभी ये अभी गठित कर दिया है, वो 26 के लिए काम करेगा। तो 26 के लिए काम करेगा तो तब तक ये किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहेगा। कोई न कोई जैसे रिकमेंडेशन दे दिया, कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कोई चेंज किया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो चर्चा अभी भी चलता रहेगा। तो हमेशा अभी न्यूज़ में लगातार आता-जाता रहेगा। तो इसको हम अपने एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। मेंस अभी जैसे पॉलिटी में भी फाइनेंस कमीशन चैप्टर है वो जीएस 2 में विषय में शामिल हो जाता है। वहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंस कमीशन के बारे में से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे ये बॉडी काम करती है, इसको कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे ये अभी इसके सामने क्या-क्या समस्या है। तो सारी इश्यूज़ को समझेंगे। पहले हम देखते हैं एक-एक करके। जैसे अभी चर्चा में क्यों था, तो वही है कि अरविंद पनगरिया जो कि नीति आयोग के क्या थे? पूर्व उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगरिया। इनको ने वित्त आयोग का जो है चेयरमैन नियुक्त किया है। और ये सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफ़ेसर के रूप में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे काम कर रहे थे और अभी-अभी केंद्र सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा दायित्व प्रदान किया है। अब वहाँ से अपना सर्विस पूरा करके वो भारत में आएँगे और वित्त आयोग की अध्यक्षता पूरी करेंगे। जैसे ये आपका न्यूज़ है, जैसे पीआईबी में इसको कवर किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांस्टीट्यूट्स 16th फाइनेंस कमीशन विथ डॉक्टर पन अरविंद पनगरिया पनगरिया एज़ इट्स चेयरमैन। ठीक है दोस्तों? अब जैसे ये न्यूज़ है, तो ये द हिंदू का न्यूज़ है। द हिंदू ने इसको कवर किया था। और न्यूज़ क्या था कि गवर्नमेंट अपॉइंट्स अरविंद पनगरिया एज 16th फाइनेंस कमीशन चीफ। तो ये अभी न्यूज़ में काफ़ी मीडिया चैनल इसको कवर किया था और हमारे एग्जाम के हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। जैसे पिछले साल अभी 2021 में 2-3 साल पहले 2021 में यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया था 13th फाइनेंस कमीशन को लेकर कि उनके क्या-क्या रिकमेंडेशन थे और क्या-क्या सुझाव दिया गया था, उस पे कितना अमल हुआ था। तो मेंस का क्वेश्चन था, कितना पुराना क्वेश्चन था। 13th फाइनेंस कमीशन लगभग-लगभग 14 के आसपास गठित हुआ था। सॉरी 14 के आस-पास गठित हुआ था और उसको क्वेश्चन पूछ दिया था 21 में। 21 में इसलिए पूछा था क्योंकि उस समय 15 फाइनेंस कमीशन को लेकर कोरोना काल में काफ़ी चर्चा में वहाँ पर न्यूज़ में बना हुआ था। वो 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था कि 21 से लेकर 26 तक चलेगा। लेकिन 20 और 21 में भी उन्होंने अंतरिम तौर पर रिकमेंड किया था कोरोना काल के हिसाब से। तो 2 बार रिकमेंडेशन था, तो काफ़ी न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन उसी साल यूपीएससी ने पूछ लिया था उसको। तो आगे हम देखते हैं एक-एक करके इसको समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि जो अभी 16 फाइनेंस कमीशन है, उसका मुख्य दायित्व क्या होगा? तो दोस्तों मुख्य दायित्व ये है कि वो 1 अप्रैल 2026 से जो 5 साल शुरुआत होंगी, उस 5 साल के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कर राजस्व होता, उसका कब कैसे आवंटन किया जाए। आवंटन करेंगे तो उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए। क्षैतिज आवंटन होगा, एक वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन होगा तो केंद्र और राज्य के बीच होगा, कि उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए। फिर राज्य के आपस में डेवोल्यूशन होता है, तो उस डेवोल्यूशन में क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए, किस बेसिस पर किसको क्या परसेंटेज बनाएँगे। तो ये सारा परसेंटेज ये सब सारी फ़ॉर्मूला तैयार करता है फाइनेंस कमीशन ही और हर 5 साल के हिसाब से वो रिकमेंड करती है। तो अभी 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो 2026 में पूरा हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 से ये 16 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन होंगे वो शुरू हो जाएगा और 26 से लेके 5 साल तक वो आगे चलेगा। तो इसलिए 2 साल पहले ही अभी सुप्रीम केंद्र सरकार ने क्या किया है कि 16 फाइनेंस को गठित कर दिया है। उसके लिए टर्म्स एंड रेफरेंस घोषित कर दिया है। वो तरह-तरह से मुद्दों को देखेगी, सारा पॉइंट्स कवर करेगी, क्या-क्या कभी सब विभिन्न राज्यों के क्या-क्या सुझाव है, क्या डिमांड है, सारा फैसला करेगा क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। इतना जल्दी होता नहीं है। तो 2 से 3 साल में पूरा वो अपना दायित्व निभाएगा, फिर एक रिकमेंडेशन देगा, फिर वो 26 से शुरू हो जाएगा उसका रिकमेंडेशन। उसी हिसाब से राजस्व का वितरण होगा, बँटवारा होगा। ठीक है? और वित्त आयोग की गठित जो होती है, तो इस तरह से है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आवंटन, आय का वितरण कैसे होगा उसको देखेगा। राज्यों के बीच कैसे आवंटन होगा उसको देखना है। सहायता अनुदान क्या होना चाहिए उसको देखेगा। 1 मिनट को कर लेता हूँ मैं। सहायता अनुदान देखना है। पंचायतों को क्या कितना फैसिलिटीज़ देना है,
उसके लिए संसाधनों का पूरा उपाय कैसे होना चाहिए। जैसे स्थानीय निकाय, जैसे वित्त आयोग क्या करती है, केंद्र और राज्यों के हिसाब से दोनों के बीच में कैसे आवंटन होगा, उसके फॉर्मूला निर्धारित करती है। साथ ही साथ स्थानीय निकाय है, उनको भी तो काम करने के लिए राजस्व राजस्व चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, वित्त चाहिए, वित्त का स्रोत चाहिए होता है। तो फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करती है कि उनके लिए रिसोर्स क्या होना चाहिए और किस फ़ॉर्मूले के हिसाब से वहाँ पर उसको पैसा मिलेगा, अनुदान मिलेगा। ये सारा काम फाइनेंस कमीशन भी देखती है और उसको उस हिसाब से रिकमेंड करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, अभी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम फाइनेंस कमीशन को देखें, समझें कि फाइनेंस कमीशन है क्या? वो संवैधानिक बॉडी है, कि सांविधिक बॉडी है, कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको हम देखेंगे। फिर अगर ये कोई बॉडी है तो इसका चर्चा कहाँ-कहाँ है? सबसे पहले हम देखेंगे कि वित्त आयोग जो है, भारत का वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। और अगर किसी भी बॉडी के लिए अगर संविधान में कोई आर्टिकल मेंशन है, तो वो संवैधानिक आयोग हो जाता है। संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग में फ़र्क यही है, संवैधानिक आयोग वो आयोग होगा जिसका ज़िक्र संविधान में है और संविधान के तहत उसका गठन हुआ है। सांविधिक आयोग वो होगा जिसका गठन ही जिसको निर्धारित संसद करती है, संसद अपने अधिनियम के ज़रिए करती है, तो वो सांविधिक निकाय होगा। और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसको केंद्र सरकार अपने किसी फैसले से, किसी गजेट्स के माध्यम से उसको स्थापित करती है। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है दोस्तों? वित्त आयोग संवैधानिक बॉडी हो गया। एनजीटी क्या है? तो वो आपका संवैधानिक बॉडी है। तो इस तरह से देखेंगे और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल हमको याद रखना होगा। आर्टिकल जो है 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है संविधान में और ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। इसलिए आर्टिकल इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग की संरचना के बारे में बताएं, वित्त आयोग के क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं या क्या-क्या समस्याएं हैं, तो जब तक आप में इसके क्वेश्चन में आर्टिकल मेंशन नहीं करेंगे, खासकर पॉलिटी के क्वेश्चन में, तब तक नंबर उस हिसाब से नहीं मिलते हैं। क्योंकि अंडरस्टूड है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ भी अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं वित्त आयोग से रिलेटेड, जो संवैधानिक आयोग है, संविधान में उसका वर्णन है, तो नंबर कैसे मिलेंगे, नंबर कैसे दिए जाएँगे? तो ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है? अब इसका मुख्य दायित्व क्या होता है? इसका प्राथमिक कार्य यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना। सबसे प्राथमिक दायित्व है वित्त आयोग का, क्या? कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय रिसोर्सेज है, जो टैक्स वसूले जाते हैं, उसका किस बेसिस पर, किस फ़ॉर्मूला के माध्यम से उसको वितरित किया जाए, दोनों के बीच में कैसे आवंटित किया जाए, यही उसका मूल दायित्व है और इसी के लिए वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर काम करती है और लगातार फ़ॉर्मूले को नए तरीके से डेवलप करती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो 16 फाइनेंस कमीशन हो गए, जैसे कोई भी फाइनेंस कमीशन जब गठित होता है, तो केंद्र सरकार सबसे पहले क्या उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस देती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि आपके लिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट के आधार पर आपको काम करने हैं। जो कार्य का जो दायरा होता है ना, क्षेत्र होता है, वो डिफाइंड हो जाता है। अब जैसे आपको कहीं जाना है, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर क्या काम करूँगा? पर्पस क्या है? वो चीज़ तो आइडिया उल्लिखित होना चाहिए ना। तो वित्त आयोग के लिए भी वही केंद्र सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस घोषित कर देती है, व्याख्यायित कर देती है, उल्लिखित कर देती है कि आपको इन पॉइंट पर गौर करना है और इनके लिए सुझाव देने हैं। वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने लगभग पहले ही आयोग को गठित करने से पहले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी कर दिया था। किन-किन पॉइंट को आधार पर आपको काम करने हैं और अगले 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देने हैं। ठीक है? तो एक-एक करके हम चर्चा करेंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या-क्या पॉइंट थे और किन-किन बेसिस पर फाइनेंस कमीशन उस पर काम करेगी और क्या-क्या सुझाव आगे दे सकता है किन-किन पॉइंट को आधार बना के। सबसे पहला पॉइंट तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ये है कि कर के आय का विभाजन के लिए। तो सबसे पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यही कर के आय के विभाजन के लिए। तो कर के आय के विभाजन के लिए क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए? क्या रिसोर्सेज़ कैसे आवंटित होंगे? किस बेसिस पर होंगे? उसको डिफाइन करना है। तो उस आधार पर उसको पूरा काम करना है। जो भी टैक्स वसूले जाएँगे, हर साल जो भी टैक्स वसूलता है, तो टैक्स में केंद्र सरकार को भी हिस्सा होता है और राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है। और जब से जीएसटी आ गया है, तो केंद्र सरकार के पास राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। राज्यों को तो उतना नहीं मिल पाता है। तो राज्य की निर्भरता केंद्र सरकार पर काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में वित्त आयोग की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि वो जितना रिसोर्स आवंटन का वो फ़ॉर्मूला डिसाइड करेगा और जितना अधिक पैसा राज्यों के लिए घोषित करेगा, राज्यों के काम करने के लिए उतने पैसे मिलेंगे, उतने रिसोर्सेज़ मिलेंगे। वो विकासात्मक कार्यों में खर्च होगा, अवसंरचना पर खर्च होगा, ये सब देखना पड़ता है। जैसे 13 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, सॉरी 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वर्टिकल डेवोल्यूशन है फाइनेंस का, उसके लिए बताया था कि 42% पैसा केंद्र की तरफ से राज्यों को दिया जाएगा, जो टैक्स का जो एक रिसोर्सेज़ पूल होगा उसमें।
लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन में एक क्या किया था, उस 42% को घटा के 41% कर दिया था। वो 1% इसलिए रिड्यूस किया था क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले क्या था, यूटी था, नहीं पहले स्टेट था, सॉरी। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, तो उसमें से स्टेट का हिस्सा उसको भी, जम्मू कश्मीर को भी जाता था, तो 42 था। अब उसको यूटी बना दिया, तो अब यूटी बना दिया तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन गई। तो जम्मू कश्मीर के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 42% जो राज्यों के लिए था उसमें से 1% पैसा अपने हिस्से में केंद्र सरकार ने कर लिया, ताकि वो 1% हिस्सा और पैसा मिला के जम्मू कश्मीर के लिए योजनाओं को लागू कर सके, वो उसको विकासात्मक परियोजना पर खर्च कर सके। तो इस तरह से वहाँ पर प्रावधान हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है कि कर के आय जो होंगे उसका कैसे विभाजन होगा, उसके फॉर्मूला को निर्धारण करना है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि सहायता अनुदान के सिद्धांत। सहायता अनुदान वित्त आयोग क्या करती है, विभिन्न राज्यों के लिए सहायता अनुदान की घोषणा करती है, इसके लिए सिद्धांत की घोषणा करती है। अब जैसे कोई आपदा आ गया किसी स्टेट में, या कोई विशेष पर्पस के हिसाब से कोई काम हो रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए उसके लिए। कोई योजना अगर एक्स्ट्रा तरीके से लागू होगा, तो उसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, तो वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर एक्स्ट्रा पैसा सहायता अनुदान के नाम पर दिया जाता है। तो ये प्रावधान है, तो इसकी भी घोषणा वित्त आयोग करती है, और उसके लिए भी क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, किन किन सिद्धांतों पर जोर देना चाहिए, किन किन आधारों को हम अपना सकते हैं सहायता अनुदान देने के लिए, उसकी भी वो घोषणा करती है, उसके लिए भी सुझाव फाइनेंस कमीशन देती है। जैसे क्या हुआ था पिछले साल 15 वित्त आयोग ने सुझाव दिया था सहायता अनुदान के लिए, कि कुछ राज्यों के सहायता अनुदान दिया था, और अनुदान किस बेसिस पर दिया था, कि वो राज्य अपने देश में, या सॉरी अपने राज्य में लोक अदालत, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे जैसे आयोग पर, जैसे विभागों पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेगी, ताकि वहाँ पर त्वरित न्याय मिल सके। तो उसके लिए सहायता अनुदान की घोषणा केंद्र सरकार ने, वित्त आयोग ने, वित्त आयोग ने केंद्र सरकार को रिकमेंड किया था। तो ये प्रावधान वहाँ पर हुआ। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हिस्सा है वित्त आयोग के लिए, कि स्थानीय निकाय के लिए राजनीति को बढ़ाना। स्थानीय निकाय के लिए राजनीति को बढ़ाना। अब चूंकि क्या होता है कि जो लोकल बॉडीज होते हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। डेवलपमेंट जो इमारत है उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो जो भारत तो गांवों में बसता है, और गांव में लोकल जो लेवल पर जो बॉडीज होती है उसको सशक्त किए बिना हम गांवों का विकास नहीं कर सकते। और वो सशक्त तभी हो पाएगा, वो विकास के काम को तभी अमली जामा पहना सकता है जब उसके पास पैसे हो, रिसोर्स है, वित्त हो, वित्त का एक स्रोत हो। तो उसके लिए भी वित्त आयोग को एक तरह से जिम्मेदारी दिया गया है कि स्थानीय निकाय को कैसे सशक्त बनाया जाए, उसके लिए कैसे पैसों को आवंटित किया जाए। राज्य निधि में से जो राज्य के पैसे मिलेंगे, उसमें से कुछ पैसा आपको स्थानीय निकाय को देना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ सिद्धांत होनी चाहिए। ऐसे मनमौजी तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए वित्त आयोग कुछ रिकमेंड करती है कि आप स्थानीय निकाय को सशक्त बनाने के लिए कुछ पैसा हमेशा की तरह आवंटित करेंगे, देंगे। तो वो फॉर्मूला भी वित्त आयोग देखती है। तो मुख्यतः 3 काम हो गया, कर आयोग का विभाजन होगा। दूसरा पॉइंट है कि सहायता अनुदान के सिद्धांत को बताएँगे। तीसरा पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के लिए राज्य निधि को बढ़ाना, या उसके लिए फॉर्मूला बताना। ये 3 मुख्य काम है। आगे देखते हैं। अगला एक पॉइंट और है जो वित्त आयोग को देखना होता है, और केंद्र सरकार ने ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बाकायदा हाईलाइट किया है, डाला है कि आपदा प्रबंधन वित्तपोषण का मूल्यांकन करना। क्या होता है कि जैसे किसी स्टेट में आपदा हो गया, आपदा आपदा आ गया, आपदा प्रबंधन के लिए एक रिसोर्स चाहिए, पुल चाहिए, पैसे चाहिए, उसका व्यवस्था कैसे करेगा? तो केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि कुछ पैसे वो राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए दे। अब आपदा प्रबंधन के नाम पे जो पैसे आवंटित होंगे, तो उसके लिए भी तो कुछ फ़ॉर्मूला होना चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए। वो सिद्धांत की सुझाव जो फ़ॉर्मूला बनता है, वो भी वित्त आयोग की तरफ से आता है कि कितने पैसे जाने चाहिए राज्य को। ये सुझाव भी वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बाकायदा ये पॉइंट भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भारत सरकार ने लाया है। यह अधिनियम है। में क्या होता है कि आपदा को प्रबंधित करने के लिए एक कोष बना हुआ, फंड बना हुआ है। तो उस फंड में कितने पैसे होने चाहिए, कितने पैसे डालने चाहिए, राज्य सरकार के लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, राज्य सरकार कितना पैसा देगा, केंद्र सरकार कितना पैसा उसमें देगी। तो इसके लिए कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ सुझाव होने चाहिए, जो कि वित्त आयोग का दायित्व बनता है, और इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उसका एक मेन पॉइंट है। तो ये भी उनको देखना है। तो ये सभी स्टेट से चर्चा परिचर्चा के माध्यम से बात को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि कैसे काम होना चाहिए। तो ये सारा जिम्मेदारी हो गया। मुख्य 4 पॉइंट हो गए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का है। पहला पॉइंट क्या बताया था कि कर के राजस्व का जो विभाजन होगा उसके लिए फॉर्मूला तैयार करना है। दूसरा है कि सहायता अनुदान के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि लोकल बॉडीज को कैसे सशक्त बनाया जाए, उसके लिए रिसोर्स व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, और उसके लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए। और चौथा पॉइंट जो अभी आपको बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए धन का आवंटन कैसे हो, और राज्यों के लिए इसमें क्या भूमिका हो सकती है, रिसोर्स को कैसे मोबिलाइज किया जाए अच्छे तरीके से, और आपदा का प्रबंधन ठीक तरीके से किया जाए। आपदा प्रबंधन से जैसे दोस्तों अभी भारत में क्या स्थिति है कि पैसे की व्यवस्था तो होता है, लेकिन टाइम पे उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाता। आपदा प्रबंधन की रणनीति नहीं बना सकते। इसलिए पश्चिम के एक बहुत ही फ़ेमस दार्शनिक है,
वो भारत के जो आपदा प्रबंधन की रणनीति है उसको देखकर बोला गया कि भारत में आपदा प्रबंधन नहीं बल्कि प्रबंधन की आपदा है। ये सोचने वाली बात है। आपदा प्रबंधन नहीं बल्कि प्रबंधन की आपदा है। अगर स्ट्रेटजी अगर ठीक से हो, आपदा प्रबंधन को हम उसको मैनेज कर सकते हैं, आपदा को कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा नुकसान है उसको तो कम कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो 16वाँ वित्त आयोग था। 16वाँ वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन है वो आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और अगले 5 साल के लिए वैलिड होगा वो। उसी बेसिस पर हर साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कर राजस्व होगा, उसका आवंटन होगा, उसका विभाजन होगा। फिर उसके बाद वो जो आवंटन होगा राज्यों को मिलेगा, उसमें से जो धन होगा राज्यों के लिए, वो विभिन्न राज्यों में कैसे बँटेगा, उसके फ़ॉर्मूला को डिसाइड करेगा। लेकिन इससे पहले 15 फाइनेंस कमीशन था। तो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपको बताया कि कोई भी वित्त आयोग जब चर्चा में होता है, तो जनरली जो चर्चा में उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो पहले जो चर्चा में था उससे उससे क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे मैंने बताया ना कि वो 14 वाला फेमस 14 या 15 चर्चा में था, तो 13 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। अब उतना पुराना है बच्चों को याद रहता नहीं है। लेकिन यूपीएससी यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकती है। तो वो अपने ट्रेंड के जो एक तरह से बोलते हैं ना कि हर साल वो ट्रेंड बदल के चौंकाती है बच्चों को। तो उसने भी इस तरह से भी किया। सब बच्चे पढ़ रहे थे कि 15 फाइनेंस कमीशन पूछेगा, कि बहुत न्यूज़ में है, कोरोना के लेकर के तरह-तरह के अपडेट भी आ रहे थे। वो नहीं हो सकता था 14 फाइनेंस कमीशन पूछेगा, उसकी तैयारी कर लेते। लेकिन यूपीएससी क्या पूछी 13th फाइनेंस कमीशन के बारे में। सबके लिए शॉकिंग था। उस साल मैं भी मेंस बैठा हुआ था उसमें, दे रहा था। 13 फाइनेंस कमीशन पढ़ा, दिया, देखा, तो सारे पॉइंट्स ही मैं भी भूल गया था। तो मैं भी कुछ ना कुछ भी लिख के अपना आ गया। जो जनरल पॉइंट होते हैं वही लिख के आ गया। जो एग्ज़ैक्ट जो उसके फैक्ट्स है वो भूल गया था मैं। कि परसेंटेज जो वर्टिकल डेवल्यूशन और हॉरिज़ॉन्टल डेवल्यूशन होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन था। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन की पूरी मार्किंग मिलेंगे नहीं आपके। क्वेश्चन पूरा नहीं होता। मुझे फैक्ट्स उतने याद नहीं थे, तो मैंने ऊपर-ऊपर से जो पॉइंट बनते हैं, जो बेसिक पॉइंट होते हैं, तो आयोग से संबंधित है वो लिख के आ गया था। ठीक है? तो जैसे इसमें देखते हैं 27 नवंबर 2017 को 15 फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है? और ये 2020 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 6 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सिफारिश किया। 6 वर्ष को कवर किया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसका रिकमेंडेशन 21 से 26 तक होना था। तो 21 से 26 तक, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, बीच में कोरोना आ गया था। तो 20 से 21 के लिए भी 15 फाइनेंस कमीशन ने अपने सुझाव दिए थे। तो 20 से 21 1 साल के लिए रिकमेंडेशन किया था। फिर 21 से लेके 26 तक फिर 5 साल होलिस्टिक वे में अपने रिकमेंडेशन दिए थे, फ़ॉर्मूला बताया था किस तरह से राज्यों के बीच और केंद्र और राज्य के बीच धन का आवंटन होगा। उस तरह से बताया था, ठीक है? जैसे मैंने लिख रखा है कि 15 वित्त आयोग की सिफ़ारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक वैध है, ठीक है? 2025-26 तक वैध होगा और जो 16 फाइनेंस कमीशन गठित हुई है और अरविंद पनगड़िया जिसके अध्यक्ष हैं, उसका रिकमेंडेशन कब से शुरू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से वो शुरू हो जाएगा और कब तक वैलिड रहेगा? वो 31 तक वैलिड रहेगा। 1 अप्रैल 2031 तक वैलिड रहेगा। 5 साल का वो पीरियड है, 5 साल तक उसके रिकमेंडेशन काम करेंगे। उसी भाव पर पैसे का आवंटन होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी चूँकि 16 फाइनेंस कमीशन के लिए अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी किया है, उसी बेसिस पर वो काम भी करेगी और अपने-अपने सुझाव वो देगी और अभी अभी 24 चल रहा है, 26 तक उसको देना है, अभी 2 साल टाइम है। लेकिन 2 साल टाइम है तो वो इस हिसाब से कैसे-कैसे डेवल्यूशन होगा, नहीं होगा, वो तो जब रिकमेंडेशन आएगा तब हम देखेंगे क्या बेसिस बन रहा है, क्या पॉइंट बन रहे हैं, कितने परसेंटेज किसको आधार बनाया और वो सब चीज़ें विषय आगे का होगा। अभी हम समझते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन है, थोड़ा-सा हम कंपेयर कर लेते हैं। इससे पहले जो आयोग बनी है वित्त आयोग तो उसने किस तरह से अपने रिकमेंडेशन दिए और पैसे या धन का आवंटन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा हम हाइलाइट कर लेते हैं, थोड़ा पॉइंट को हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ब्रश अप कर लेते हैं। क्यों? कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि अभी जो 24 का प्रीलिम्स आ रहा है, उसमें वो 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में ना पूछ के 14 के बारे में पूछ ले, 15 के बारे में पूछ ले। जैसे 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, हम आगे उसको देखेंगे ही। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम तुलना करने की स्थिति में भी होंगे, तब जब हम 15 और 14 को समझ पाएँगे। तब ना हम 16 को देख पाएँगे और जब 16 का जो रिकमेंडेशन आएगा तब हम उस समय भी उसको हम आगे से उसको चर्चा करके कंपेयर करके बताएँगे ही आपको। फिलहाल हम 14 और 15 का देखते हैं, ठीक है? कि क्या मापदंड थे, किस बेसिस पर? जैसे देखिए, फाइनेंस कमीशन क्या करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच केंद्र से जो पैसे का जब बँटवारा होता है, उसके 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कैसे होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 2 तरीके कैसे होते हैं? तो जैसे दोस्तों
वित्त आयोग जो रिकमेंड करती है केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसे बंटवारा होता है, तो उस पैसे का बंटवारा 2 तरीके से होता है। हम उस दोनों तरीकों को समझेंगे। 2 तरीके में क्या होता है, 2 वेज़ में देखेंगे। पहला तरीका होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन और एक दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होता है, वित्त आयोग जो रिकमेंड करती है उसके तहत केंद्र केंद्र और केंद्र और राज्य के बीच पैसे का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा होगा, राजस्व का बंटवारा होगा। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के तहत क्या होता है कि जो पैसा राज्यों के बीच जाता है, जो पैसा राज्यों को आवंटित हुआ है, उस पैसे में विभिन्न राज्यों के बीच कैसे बंटवारा होगा, विभिन्न राज्यों को कैसे पैसे मिलेंगे, उसके पॉइंट्स, उसके फॉर्मूला कैसे होंगे, वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के तहत आता है। तो ये होता है डिफरेंट स्टेट्स अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, ये होता है बिटवीन केंद्र और राज्य। ये केंद्र और राज्य के बीच में कैसे पैसे का बंटवारा होगा, वो होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। जो विभिन्न राज्य है उनके बीच में जो राज्यों का पैसा है वो कैसे आवंटित होगा, उसकी क्या फॉर्मूला होगा, वो आता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के तहत। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे, समझेंगे कि अब हम देखेंगे कि अब केंद्र और राज्यों के बीच का जो मापदंड था वो वर्टिकल डेवलूशन के तहत आ गया। और 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था कि केंद्र और राज्यों के बीच, तो राज्यों के लिए पैसा कितना आवंटित किया था, 41%। और जो 14 फाइनेंस कमीशन था वो राज्यों के लिए पैसा कितना आवंटित किया था, वो 41%, 42% किया था। और 15 में 1% घटा दिया था क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूटी बना लिया था, केंद्र को पैसा ज़्यादा चाहिए थे, तो 42 से 41 कर दिया था। ठीक है, तो वो हो गया वर्टिकल डेवोल्यूशन के तहत। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मेन होता है क्योंकि उसमें विभिन्न राज्यों के जो बीच पैसा बंटवारा होगा, उसके लिए क्या मापदंड होंगे, क्या बेसिक होंगे, क्या सिद्धांत होंगे, वो मेन होता है, वो फार्मूला मेन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था। बराबर, 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था कि सबसे पहला पॉइंट बनाया था इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस, ठीक है, दिख रहा है, इनकम डिस्टेंस को पॉइंट बनाया था 14 फाइनेंस कमीशन ने। और 15 फाइनेंस कमीशन भी देख रहे हैं, 15 फाइनेंस कमीशन 2 बार है, बताया था। एक बार इंटरिम तरीके से था 2020 और 21 में, दूसरा रिकमेंड किया था 5 साल के लिए 2021 से लेकर 26 तक किया था। 2 बार रिकमेंड किया था, इसलिए 6 साल उसका पीरियड हो गया था। रिकमेंडेशन कि 6 साल तक चलेंगे। तो पहला हम देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा बनता है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस के लिए 14 फाइनेंस कमीशन ने लगभग 50% अलॉट किया था। ठीक है, कोई पैसा किसी राज्य को जाएगा तो उसका 50% जाएगा इनकम डिस्टेंस के आधार पर कि कितना इनकम है। 15 फाइनेंस कमीशन ने 45% रिकमेंड किया था। और 15 फाइनेंस कमीशन जो 2021 से 26 के लिए था, उसने 45% रिकमेंड किया था। दोनों में इनका सेम है। ठीक है, सेम है, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने 50% किया था और 15 ने 2 बार किया था, वो 14 45 किया था। अब देखेंगे रीजन, किसी भी स्टेट का कितना बड़ा रीजन है, कितना बड़ा क्षेत्र है, पैसे देखने में जब पैसा आवंटित करेंगे तो उसको भी एक पॉइंट बनाता है। तो देखेंगे 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या बेसिस बनाया था, कितना परसेंट रीजन के आधार पे अलॉट किया था, और 15 फाइनेंस कमीशन ने कितना परसेंटेज अलॉट किया था रीजन के हिसाब से। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, 15% दिया था पैसा, बेस्ड रीजन को आधार बनाया था। 15 ने भी सेम किया था 15%। 15 फाइनेंस कमीशन ने भी 2021 और 26 के लिए 15% को ही बेसिस बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जनसंख्या 1971। अब क्या इंटरेस्टिंग बात है, ये 14 फाइनेंस कमीशन जब किसी स्टेट को पैसे आवंटित करती है, तो उसमें जो जनसंख्या देखती है और जनसंख्या का जो आधार देखा जा रहा है, वो 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, 1971 की जनगणना को आधार बनाया था। अब इस पर क्या हुआ था, विवाद हो गया था। विवाद क्या हुआ था कि जो दक्षिण के स्टेट है, जो साउथ के स्टेट है, उन्होंने पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो भारत का जो एवरेज है उससे कम है। और काफ़ी अच्छा है स्थिति वहाँ पर देखें तो फर्टिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस वहाँ पर हुआ है। और जो नॉर्थ के स्टेट है वहाँ पर पॉपुलेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल ना कर पाने वहाँ पे एक बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है, बहुत बड़ा इशू है। अभी भी पॉपुलेशन अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाया है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ रहा है। तो अगर साउथ के स्टेट जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें उसका फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर हम किसी राजस्व का आवंटन कर रहे हैं,
तो जिस 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 राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और बिना कुछ जनसंख्या कंट्रोल की नीति को आगे बढ़ाए उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और जो साउथ का स्टेट है जो इतना पहल किया है, इतना अच्छा काम किया है, तो उसको कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला है। तो दोनों इक्वालिटी के हिसाब से देखें तो नॉर्थ स्टेट के साथ तो फ़ायदा में हो गया, और जो साउथ के स्टेट है उनके साथ अन्याय हो गया। क्योंकि उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया तो उनको फ़ायदा होना चाहिए, उनको कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो 14 फाइनेंस कमीशन में इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया था। उन्होंने 2 में से 71 को ही आधार बनाया था, और उस आधार पर करीब 17 साढ़े 17% धन को आवंटन हुआ था, साढ़े 17%। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था कि 1971 को आधार नहीं बनाया था, और इस चीज़ को सुना था। तो साउथ स्टेट की जो लगातार माँग चल रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया था कि 1971 की जनसंख्या को आधार नहीं बनाया, और उसको नेग्लेक्ट किया। क्या आधार बनाया? तो उन्होंने आधार बनाया 2011 को। इंटरेस्टिंग बात है कि 2011 में वो जो जनसंख्या है, वो उन्होंने 14 फाइनेंस कमीशन ने नहीं बनाया, लेकिन 1971 का भी उन्होंने लिया। तो वो अभी ये चूँकि विवाद हो गया था, इसीलिए उनको बाद में 2011 को भी कंसीडर करना पड़ा, साउथ स्टेट के जो डिमांड था उसको पूरा करने के लिए। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने इंटरेस्टिंग बात क्या किया कि 1971 को छोड़ दिया, तो 2011 को बेसिस बना लिया, आधार बना लिया, और 2011 के बेसिस पर उसने भी धन को आवंटन किया। तो देख रहे हैं कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर 14 फाइनेंस कमीशन ने केवल 10% धन का आवंटन किया। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने जब 2020-21 के लिए दिया, तो 50% को टारगेट किया, 50% बढ़ाया, 10 से 15% कर दिया, और जब 2021 से 26 के लिए दिया, तो इस टाइम भी 50% को टारगेट किया। देख रहे हैं? 10 से 15% बढ़ा। ये तो काफ़ी प्रोत्साहन वाली बात है ना, काफ़ी अच्छी बात है कि 2011 की जनसंख्या को टारगेट किया, और इस हिसाब से देखें, तो जो साउथ के स्टेट है, उनको काफ़ी अच्छा भी लगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या-क्या मापदंड हो सकते हैं। ठीक है? अब ये अगला पॉइंट है जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफी परफॉर्मेंस। अब अभी आपको बताया था कि डेमोग्राफी जो परफॉर्मेंस, जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको कुछ तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वित्त आयोग की तरफ से, कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को आधार बनाया था। 14 फाइनेंस कमीशन देख रहे हैं इसको कोई आधार नहीं बनाया था, के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं किया है। लेकिन 50 फाइनेंस कमीशन जब 2020 से 21 के लिए साढ़े 12% आधार बनाया, और 2021 से 26 के लिए जब वो रिकमेंड की, तो उसमें भी साढ़े 12% पैसे, रिसोर्स डेमोग्राफी परफॉर्मेंस के आधार पर आवंटित किया। ठीक है? तो ये इंटरेस्टिंग बात है, काफ़ी साउथ स्टेट को प्रोग्रेसिव मतलब प्रोत्साहन देने वाली बात है, और इससे न केवल साउथ के स्टेट बल्कि नॉर्थ के स्टेट भी प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि अगर मैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पहल कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, और अपने जनसंख्या को नियंत्रित कर पा रहा हूँ, ये न केवल राज्य की भलाई के लिए अच्छा होगा, बल्कि अ, वित्त आयोग की तरफ से ज़्यादा पैसा भी राज्यों को मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट जो योजनाएँ हैं, वो काम हो सकेगा। राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जीवन वृद्धि में अच्छे से प्रदर्शित दिखेगा वो, रहन-सहन बदलेगा, फैसिलिटीज़, बेसिक एमेनिटीज़ है, वो बढ़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधा बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली अच्छा काम है ये। ठीक है? अब दूसरा है अगला है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर, अब जैसे कोई स्टेट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, हिली स्टेट है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट कवर तो बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट कवर को 14 फाइनेंस कमीशन में आधार बनाया था, और उस आधार पर कितना प्रतिशत, लगभग 7.5% पैसा आवंटित किया था फॉरेस्ट कवर को आधार बनाकर। 15 फाइनेंस कमीशन ने थोड़ा सा इसको चेंज किया, और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिमाग में रखते हुए वन और पारिस्थितिकी दोनों को आधार बनाया। बोला कि न केवल फॉरेस्ट कवर को हमको देखना है, बल्कि मुझे ये भी देखना है कि इस फॉरेस्ट कवर के आधार पर कोई भी स्टेट उसको कैसे कंजर्वेशन का काम करती है, कैसे वो एनवायरनमेंट वहाँ पर बनता है फॉरेस्ट ज़ोन का, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या पहल हो रहा है, तो उनको भी आधार बनाया था। तो उनको आधार बनाकर 15 फाइनेंस कमीशन ने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया था, और उस पर लगभग 10% वेटेज दिया था। देख रहे हैं? वन और परिस्थिति को 10% वेटेज दिया, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन में पारिस्थितिकी की कोई बात नहीं, केवल फॉरेस्ट कवर की बात है। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने 2020 से 21 के लिए 10% और 2021 से 26 के लिए भी 10% वेटेज दिया उसको, ठीक है? अगला पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। अगला पॉइंट क्या है? कर और राजकोषीय प्रयास। इससे पहले क्या होता था, 15 फाइनेंस कमीशन से पहले क्या होता है कि पैसे हम केंद्र की तरफ से राज्यों को पैसा मिलता है। अब राज्य उस पैसे का क्या करता है, नहीं करता है, जो वहाँ पर राजकोषीय संतुलन है, राजकोषीय घाटा है, उसको कम करने के लिए स्टेट कितना कदम उठा रहा है, ये सबको इग्नोर करते थे। सबको वो अपने जो पैसे जो आवंटित हो रहा है, फाइनेंस कमीशन जो कर रहा है, उसमें हम उसको हाइलाइट नहीं करते थे, उसको कंसीडर ही नहीं करते थे। इससे क्या होता था कि किसी भी स्टेट की जो राजकोषीय स्थिति है, वो इम्बैलेंस हो जा रही थी, बिगड़ जा रही थी। और अगर किसी भी स्टेट का राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा,
तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और वहाँ पर विकास काम नहीं हो पाएगा ठीक से, क्योंकि कर्ज में अगर कोई स्टेट डूबा डूबा हुआ है, तो फिर से पैसे कैसे कोई देगा उसको? तो इस लिहाज से देखें तो जो राजकोषीय घाटा है उसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन ने इंटरेस्टिंग काम क्या किया कि जब पैसे वो आवंटित किया तो उसने देखा कि किसी भी स्टेट का कर और राजकोषीय जो प्रयास है, पहल है, संतुलन का जो पहल है, वो कितना इफेक्टिव है। अगर कोई स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है और अपने राजकोषीय घाटे को प्रबंधित कर रही है, काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है, तो कुछ तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना। तो इसी पॉइंट को आधार बनाकर 15 फाइनेंस कमीशन ने आधार बनाया और उसको करीब 2.5% वेटेज दिया। 2.5% भी कम नहीं होते। जब लाखों करोड़ का बजट होगा, उसमें 2.5% जोड़ेंगे, करीब 20-30 हज़ार करोड़ हो जाते हैं और किसी भी एक स्टेट के लिए इतना पैसा बहुत मायने रखता है। देख रहे हैं, कर और राजकोषीय प्रयास को 14 फाइनेंस कमीशन ने कोई आधार ही नहीं बनाया था। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने 2020 और 21 के लिए देखें तो 2.5% और ये 2021 से 26 के लिए देखें तो 2.5% को भी बेस बनाया था। तो काफ़ी राजकोषीय संघवाद की दृष्टि से और किसी राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है, उसकी दृष्टि से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलू हो जाता है। ठीक है? आगे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे, तो ये थे टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हम पहले हमने देखा, फिर हमने देखा कि जो हस्तांतरण के मापदंड है, बिंदु है, वो फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला में हमने देखा था अभी हॉरिज़ॉन्टल डिवोल्यूशन के तहत कि राज्यों के बीच में जो राज्य के बीच में जो पैसे बँटवारे होंगे, उसके लिए क्या फ़ॉर्मूले होने चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए, किस-किस पॉइंट को ज़्यादा वेटेज देना है, किस बेसिस पर देना है। हमने सारा पॉइंट देखा, इनकम डिस्टेंस देखा, राजकोषीय प्रबंधन देखा, डेमोग्राफी परफॉर्मेंस देखा, जनसंख्या 2011 को देखा, ठीक है? फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को देखा। ये सब सारे 5-6 पॉइंट थे जिसको आधार बनाकर 15 फाइनेंस कमीशन ने काफ़ी प्रोग्रेसिव तरीके से पैसों को आवंटित किया था। काफ़ी बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखा था। अब 15 फाइनेंस कमीशन उस समय न्यूज़ में थी। 2023 में क्या हुआ था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था मई महीने में। तो काफ़ी न्यूज़ में होने के कारण वहाँ पर क्वेश्चन आ गया था 15 फाइनेंस कमीशन को लेकर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। विचार क्या करना? जनसांख्यिकीय प्रतिशत, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्षैतिज कर हस्तांतरण मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को हमको ध्यान में रखना है। वही जो अभी ये स्थानांतरण का जो मापदंड बता रहे थे, वन कवर, डेमोग्राफी, परफॉर्मेंस, जनसंख्या 2011, कर और राजकोषीय प्रबंधन, ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है के लिए। और बात किसी की हो रही है 15वीं वित्त आयोग के लिए। कह रहा है कि क्षैतिज कर हस्तांतरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या, ठीक है? जनसंख्या, क्षेत्र, आय दूरी, देख रहे 3 पॉइंट पहले ही कवर कर दिया इसने। आय दूरी के अलावा उपरोक्त में से कितने मानदंडों का उपयोग किया? ठीक है? क्या कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या, क्षेत्र और तीसरा क्या है? आय दूरी, इनकम डिस्टेंस, 3 पॉइंट को दे दिया है। 3 मानदंड दे रखे हैं। 3 मानदंड के अलावा किन मापदंडों का 15वें वित्त आयोग ने हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में बेसिस बनाया, आधार बनाया, उस पॉइंट को हमको देखना है। तो हम एक-एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। अभी हमने देखा था कि डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को आधार बनाया है। ठीक है? अभी देखा था कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये तो काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप उठाते हुए इसको पॉइंट बनाया था। तो इसको भी बेसिस बना के दिया हुआ है। ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है शासन सुधार। शासन सुधार जैसी कोई बात हम अभी वहाँ पे नहीं देख पाए थे, क्योंकि कोई चर्चा ही नहीं था इसका। स्थिर सरकार का भी कोई चर्चा नहीं था, तो ये भी पॉइंट इनवैलिड है, ये भी पॉइंट रॉन्ग है, ठीक है? ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तीसरा देखेंगे कर एवं राजकोषीय प्रयास। अभी चर्चा ही कर रहे थे, कर एवं राजकोषीय प्रयास को आधार बनाते हुए तो आपको 2.5% वेटेज दिया है 15 फाइनेंस कमीशन ने। 2020-21 के लिए भी और 2021 से 26 के लिए। हमारे कितने सही हो गए? ये सही हो गया, ये सही है, ये सही है और ये सही है। टोटल 3 सही है। तो क्या आंसर होंगे? केवल 3। ठीक है? कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से ये तो हो गया कि अगर आपको फैक्ट्स पता है, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सब कुछ पढ़ना है, तरह-तरह के बुक देखने हैं, करंट में इतने सारे न्यूज़ रहते हैं, हम कैसे उसको हमेशा याद रख पाएँगे? जैसे मैं ही भूल गया था 13 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को। और सीधी-सी बात है कि इंसान के होने के नाते सब कुछ आप याद नहीं रख सकते, सब कुछ देख भी नहीं सकते। और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको सोल्व करने के कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ कॉमन सेंस अप्लाई होता है। अगर आप हर क्वेश्चन में कुछ कॉमन सेंस, कुछ की पॉइंट को अगर उसको पकड़ लेंगे, आप समझ पाएँगे कि वो क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। जैसे हम इसी क्वेश्चन को बिल्कुल कॉमन पॉइंट से, कॉमन सेंस से हल करेंगे। हम भूल जाएँगे कि हमको क्या पता, कुछ नहीं पता। हमको फैक्ट्स याद नहीं है, कितने परसेंटेज थे वो भी याद नहीं है, बाहर में जाए। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल कॉमन सेंस से हल करेंगे। देखते हैं कैसे। पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि दे रखा है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन वन और ऊपर से देखिए शासन सुधार स्थिर सरकार कर में राजकोषीय प्रयास और पूछ रहा है कि 36 कर हस्तांतरण मतलब हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन है 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या क्षेत्र और आय दूरी के अलावा उपरोक्त कितने मानदंडों का उपयोग किया। अब देखिए दोस्तों आपको की पॉइंट पकड़ना है वित्त आयोग 15 फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। 15 फाइनेंस कमीशन के लिए पूछ रहा है क्या क्या मानदंड को अपनाया। चूंकि अगर कोई 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पता है और थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि 15 फाइनेंस कमीशन में जनसंख्यिकीय प्रदर्शन को आधार बनाया है। ठीक है, इस पॉइंट को आधार बनाया है। वन और परिस्थिति फॉरेस्ट और इकोलॉजी की बात हमेशा होती रही है। हर फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट कवर की बात तो होती रही है, उसको आधार बनाकर कभी 2.5% कभी 5% पैसे आवंटित होते रहे। बिल्कुल ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। शासन सुधार और स्थिर सरकार। अब देखिए शासन सुधार के माध्यम से वित्त आयोग पैसे आवंटित करेगी किसी स्टेट को, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है क्योंकि शासन सुधार जो एक क्या बोलते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है और कोई भी स्टेट कैसे शासन को सुधारती है आप इसके मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटी है जो बहुत ही अच्छे स्टेट है वहाँ भी शासन सुधर रहा है नहीं है या शासन सुधार के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। इसको कैसे कोई स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकता है पैसा देने के लिए। ये बिल्कुल पॉइंट ऐसे हैं जो हम आसानी से इसको काट सकते थे एग्जाम में। ये पॉइंट तो होगा ही नहीं। अगला पॉइंट है स्थिर सरकार। स्थिर सरकार शासन सुधार तो फिर भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर सकता है पर स्थिर सरकार तो बिल्कुल डाउट क्रिएट नहीं कर सकता है क्योंकि स्थिर सरकार सरकार हमेशा जब भी डेमोक्रेसी की जो फिलॉसफी है उसमें देखें तो सरकार बनता है बहुमत से। अगर आपके पास बहुमत है तो वो बन सकता है। लेकिन दल बदल जैसे यहाँ पे स्थिति है तब कोई विधायक किस पार्टी में शामिल हो जाए इसको कोई कहा नहीं जा सकता है। तो सरकार में हमेशा ये खतरा रहता है कि सरकार चली जाए। सॉरी। तो जब सरकार में इतनी अनस्टेबिलिटी है तो उसको हम कैसे पॉइंट बना सकते हैं पैसे देने के लिए क्योंकि कोई भी स्टेट में कोई सरकार 5 साल पूरा करेगी नहीं नहीं करेगी या करेगी कि नहीं इसका कोई पैमाना है कोई फिक्स दावा नहीं कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में क्या हुआ सरकार बनी 1 साल 1.5 साल काम किया अगले ही पल सरकार चेंज हो गई। अगले साल चेंज हो गई। फिर आपको बिहार में देखिए नीतीश कुमार कितने कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू प्रसाद के साथ सत्ता में वहाँ पर मुख्यमंत्री हमेशा से बने रहे हैं। तो स्थिर सरकार तो किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। क्राइटेरिया होता है लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्थिर सरकार के लिए क्या पैमाना होना चाहिए, क्या डिसीज़न होना चाहिए, किस तरह से हम मापदंड को उसको फिक्स करेंगे, ये भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। अब कैसे मेज़र करेंगे, कितना पैसा देंगे हम? अब मान लो हम फिक्स कर दिए कि स्थिर सरकार के आधार पर हम देंगे 10%। लेकिन 10% देंगे, लेकिन इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? वो भी सरकार अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्य में बीजेपी की सरकार अगर सत्ता परिवर्तन के माध्यम से बीजेपी की सरकार आ जाती है, अब वो स्थिर सरकार को कैसे डिफाइन करेगी? वो तो कहेगी मेरी सरकार आ गई, तो वो पॉइंट को मानेगी नहीं, अपने मनमर्जी काम करेगा। तो स्थिर सरकार का कोई कॉन्सेप्ट एक्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा वहाँ पर, ना इसको मापदंड बना सकते हैं। ये आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर अब राजकोषीय प्रयास है चूँकि वो वित्त आयोग से संबंधित है, राजस्व जैसा मुद्दा इसमें शामिल है, तो हम एक तरह से मतलब कॉमन सेंस यूज़ करके हम बता सकते हैं, कर्म राजकोषीय प्रयास भी हो सकता है। अगर मान लो कन्फर्म नहीं है, तो हम एक तो 50-50 करके देख सकते हैं कि ये पॉइंट इसमें बन सकता है। तो इस तरह से देखें कि जो दोनों पॉइंट में तो हम श्योर है कि ये दोनों पॉइंट नहीं होगा, तो हम रिस्क लेके केवल 3 में आगे बढ़ सकते हैं, आसानी से और यही आंसर भी है इसका। ठीक है? देखिए यूपीएससी में जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पढ़े हुए क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। और जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप किसी भी बुक में जाएँगे ढूँढने के लिए तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो सब मिल जाते हैं, जो करंट के क्वेश्चन हैं, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉमन सेंस एलिमिनेशन में बहुत ही ज़्यादा काम कर पा रहा है। जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत अपने नॉलेज को यूज़ नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, क्योंकि 100% आपको पता होगा ही नहीं। 4 स्टेटमेंट में दे रखा है, एक स्टेटमेंट जानते हो, बाकी 3 स्टेटमेंट आपके बारे में आपको उसको नहीं पता। तो थोड़ा बहुत तो यूज़ करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। जैसे यही क्वेश्चन था, मैंने इसको क्वेश्चन को सही कर दिया था, सिर्फ़ यही कॉमन सेंस अप्लाई करके, शासन सुधार और स्थिर सरकार। क्योंकि शासन सुधार और स्थिर सरकार की जो फंडा है ना, वो फाइनेंस कमीशन के किसी भी फाइनेंस कमीशन में रिकमेंडेशन में शामिल रहा ही नहीं है और ना कभी चर्चा रहा है। स्थिर सरकार का तो कोई एजेंडा कोई भी पॉइंट किसी भी चीज़ में बनता ही नहीं है। कि आप व्याख्यायित कैसे करेंगे? लोकतंत्र में तो जनता का जो मत होता है वही सर्वोपरि हो सकता है। तो स्थिर सरकार रहे, सरकार 5 साल पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये भी बिल्कुल एक तरह से कन्फर्म जैसा पॉइंट ऐसा है ही नहीं। ठीक है? ये नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे
तो ये सारा पॉइंट हो गया, हमने सारा इश्यूज़ को समझ लिया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देख लिए कि दो 2023 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन बनाया। अब हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, मेंस के हिसाब से समझेंगे कि वित्त आयोग की क्या भूमिका है। भूमिका के साथ-साथ देखेंगे कि वित्त आयोग के सामने क्या-क्या समस्या हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, और यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे यूपीएससी में और एग्ज़ाम देंगे और अगर में समस्या पूछा है, तो वो अंडरस्टूड है कि आप उसके बारे में सुझाव भी दें। ये समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या इनोवेटिव अप्रोच होना सकता है? क्योंकि एक प्रशासक होने के नाते आपको न केवल समस्या को समझना है, बल्कि समस्या को दूर करने के कुछ नवाचारी उपाय भी देने हैं, उपाय बताने भी हैं। तो ये भी एक सिविल सर्वेंट से अपेक्षा की जाती है। तो आपको कुछ उपाय देखने पड़ेंगे। तो हम सारे तीनों पॉइंट को समझेंगे। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ता है, कंक्लूड करना पड़ता है अपने सारे पॉइंट्स को कि वित्त आयोग के संदर्भ में क्या अच्छा से निष्कर्ष हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि वित्त आयोग की भूमिका क्या है। वित्त आयोग कैसे राजकोषीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण पिलर का काम करता है, उसको हम समझेंगे। पहला क्या है कि राजकोषीय असमानताओं को संबोधित करता है वित्त आयोग। राजकोषीय असमानता कैसे? अब जैसे बिहार जैसा स्टेट है, बिहार नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया में देख ले तो बिहार है, यूपी है, ओडिशा है। यहाँ के स्टेटों में क्या है, रिसोर्सेज़ के लिए उतने ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पर नहीं है। राजस्व का स्रोत बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन गुजरात है, मुंबई है, तमिलनाडु है, हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री वहाँ पर काम करती है। तो रिसोर्स का बहुत बड़ा मात्रा वहाँ पर मिलता है। तो एक डेवलप्ड स्टेट है, जहाँ पर रिसोर्सेज़ की बहुत सारी संभावना है। एक पिछड़ा राज्य है, जहाँ पर रिसोर्स की संभावना नहीं है। इन दोनों के बीच जो राजकोषीय असमानता है, उसको कैसे दूर किया जाए? इसको जो देखती है, जो कम करने का प्रयास करती है, वो बॉडी है फाइनेंशियल कमीशन। वो रिकमेंड करती है कि किस बेसिस पर दोनों राज्यों के बीच राजकोषीय असमानताओं को कम किया जाए। अगला भूमिका इसका है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। न केवल सहकारी संघवाद बल्कि राजकोषीय संघवाद के लिए भी एक महत्वपूर्ण। राजकोषीय संघवाद कैसे? तो केंद्र और राज्यों के बीच पैसा बँटवारा कैसे हो? इस तरह से दोनों लोग सहकारी ढंग से काम करें और जनता की भलाई के लिए हमेशा कमिटेड रहे, इस चीज़ को निर्धारित करता है वित्त आयोग और इसके लिए काम करता है, ताकि निष्पक्ष तरीके से संसाधन का आवंटन हो सके और निष्पक्ष तरीके से जनता के हितों को आगे बढ़ाया जा सके। तो राजकोषीय संघवाद के हिसाब से देखें, तो वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है, अगला भूमिका इसका हो जाता है कि राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाए, इसका फ़ॉर्मूला तैयार करता है। वही पॉइंट है, जो इसका मेन काम तो यही है कि कोई राज्यों के बीच में कैसे धन का आवंटन होगा, फिर स्थानीय निकाय जो लोकल लेवल पर काम करती है, वहाँ पर जो उसका बॉडी है, कितना धन रिसोर्सेज़ मिलना चाहिए राज्य के संचित निधि की तरफ से, राज्य के जो पैसा मिल रहा है, उसमें से कितने पैसे स्थानीय निकाय को दिया जाए, इसका फ़ॉर्मूला भी अ, वित्त आयोग निर्धारित करता है। ठीक है? अगला अगला भूमिका जो हो जाता है, वो विशेषज्ञता और सिफ़ारिश प्रदान करना। वित्त आयोग क्या होता है कि इसमें जो लोग बैठते हैं, जो इसके सदस्य बनते हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं और एक्सपर्ट लोग होते हैं तो उसको सामान्य चीज़ों की काफ़ी अच्छी समझ होती है। प्रशासन की समस्याओं की काफ़ी बारीकी से उन्होंने देख रखा होता है। ठीक है? तो कोई मुद्दा हो, कोई राज्यों का कोई जैसे राजकोषीय संतुलन बिगड़ रहा है, घाटे में जा रहा है, तो कैसे कम किया जाए, इस चीज़ पर भी वित्त आयोग सुझाव देती है। विशेषज्ञता प्रदान करती है। जैसे क्या होता है, 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था कि रक्षा क्षेत्र में कैसे हम एक तरह से फंड को बढ़ावा दें और ताकि रक्षा की खरीदारी को आगे बढ़ा सके, एक स्ट्रेटजिक तरीके से हम वहाँ पे जो भी संसाधन है उसको निश्चित कर सकें। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने विशेषज्ञता का हवाला देते हुए वहाँ पर सुझाव दिया था कि नॉन लैप्सएबल अ, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड को गठित करने का सुझाव दिया था। नॉन लैप्सएबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड जो वित्त आयोग की तरफ से सुझाव है कि अगर हम इस फंड को स्थापित करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में पैसे की कमी नहीं रहेगी और उस फंड का उपयोग करके हुए हम अपने जो जवान है उसकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सकते हैं और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये है विशेषज्ञता का सुझाव। अगला पॉइंट है कि राजकोषीय संघर्षों का समाधान भी करती है आयोग। राजकोषीय संघर्ष का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी धन है, कोई भी पैसा है, वो केंद्र और राज्यों के बीच आसानी से कैसे बंटवारा हो जाए, कोई उसका विवाद ना बने। जैसे जीएसटी है, जीएसटी के पैसे को लेकर लगातार राज्यों की मांग रही है कि वो उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना पैसा वो जीएसटी रेजिम से पहले कमाती थी या उसका रिसोर्स उससे मिलता था। तो ये संघर्ष है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? तो इसका समाधान एक निष्पक्ष तरीके से वित्त आयोग फॉर्मूला तैयार करती है और स्टेट और केंद्र के बीच जो विवाद है उसको कम करने का प्रयास कर फॉर्मूला बताती है। तो ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते हैं क्योंकि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है। लेकिन वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है तो उनकी बात को मानने के लिए सभी लोग मानते हैं, उनकी सुझाव को अपनाते हैं। ठीक है? तो ये हो गया पूरे तरीके से भूमिका। सभी पॉइंट्स हो गए, मैंने 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वित्त आयोग के बारे में पूछेगा, तो आप ये 5 पॉइंट बता के हम बता सकते हैं कि वित्त आयोग की ये भूमिका है और इस भूमिका के माध्यम से ये देखें, तो भारत के राजकोषीय संघात के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर का काम करता है। आगे हम समझेंगे कि क्या-क्या इसके
ठीक है? पहले हम इसको ना चुना ये तो भूमिका हो गया। भूमिका हमने देख लिया 5 पॉइंट में। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि वित्त आयोग के सामने क्या-क्या समस्या है, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ मुश्किल से देखें तो 4-5 पॉइंट ही हैं जो मेन है। बाकी इसी चीज़ को एलाबोरेट किया जाता है। एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा कि वित्त आयोग से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा करें और उसको दूर करने के उपाय बताएँ। आप इन्हीं 4-5 पॉइंट को बताना जो मैं बताऊँगा और फिर लास्ट में हम यहाँ पे उपाय देखेंगे। फिर उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। ये अगर डे ढाई सौ वर्ड में पूछेगा तो 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है और अगर 150 शब्द में पूछा तो 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो रिकमेंडेशन देना ज़रूरी है। पहले हम देखेंगे कि क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। दोस्तों वित्त आयोग की समस्या देखिए, समस्या पर अगर हम गौर करें, प्रॉब्लम है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वित्त आयोग जो है, संवैधानिक निकाय है और इसके जितने भी सलाह सुझाव होते हैं, वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। वो राज्यों पर और केंद्रों पर बाध्यकारी नहीं होता है और चूँकि बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए हूबहू उसी फॉर्मेट में वो पॉइंट लागू नहीं होते हैं। हमेशा केंद्र सरकार कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से करती है और उस तरह से वो चीज़ों को आगे बढ़ाती है। लेकिन वित्त आयोग का जो बाध्यकारी नहीं है, इसलिए मानने को बाध्य नहीं है। ठीक है? तो हम इसको पहला समस्या ये है कि सलाहकारी सुझाव है, वह बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। दूसरा समस्या ये है कि वित्त आयोग जो भी रिकमेंडेशन देती है, उसके लिए जो भी डेटा, जो भी इनपुट, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, उसको जो आधार बनाती है, वो गवर्नमेंट की होती है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी डाटा होता है, उसमें कितनी खामियाँ होती है। वो उसमें अपडेशन की प्रॉब्लम होती है। जो नए तकनीकी यूज़ हो सकते हैं उस डेटा को उन्नत करने के लिए, वो सबका अभाव होता है। और चूँकि सरकार की ही डाटा होती है, तो वो कभी न कभी जो इंटरेस्ट होता है, जो रिकमेंडेशन होता है, वो भी सरकार के इंटरेस्ट में चला जाता है। निष्पक्ष तरीके से हो पाए ना हो पाए, एक डाउट क्रिएट हो जाता है। ठीक है? तो हम पॉइंट बना सकते हैं कि प्रभावी डेटा का अभाव। ठीक है? दूसरा समस्या है। तीसरा समस्या ये है वित्त आयोग से संबंधित कि वित्त आयोग की जो गठन होता है ना, उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे 15 वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2017 में हुआ था। रिकमेंडेशन कब देना था? वो लागू होना था 2021 के लिए, 2021 से 26 के लगभग 4 साल पहले वो गठित कर दी गई थी बॉडी। लेकिन अभी जो छठा जो 16वाँ वित्त आयोग है उसका गठन कब हुआ? 2024 में अभी 1-2 महीना पहले हुआ है। 2023 के लास्ट में हुआ लगभग 2024 मान लीजिए। और इसका सुझाव कब देना है? 2026 से लागू होगा। 2 साल ही बचे हैं। यहाँ पर 2 साल 15 के लिए 2017 से 21 यानी 4 साल। कोई टाइम टेबल नहीं है। वहाँ पे 4 साल मिल गया, यहाँ पे 2 साल पहले गठित किया, वहाँ 4 साल पहले गठित हो गया। तो वित्त आयोग का गठन कब होगा? कैसे होगा? उसके लिए कितने टाइम टेबल होने चाहिए? इसका तो कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। तो इसके लेकर अनियमितता बनती है और सब्जेक्टिविटी मामला इसमें आ जाता है। वो सरकारों की मर्ज़ी पर, केंद्र सरकार की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये समस्या बनता है कि नियमित रूप से अगर इसका स्थापना होता रहता, गठन होता रहता, तो केंद्र का कंट्रोल थोड़ा उस पर कंट्रोल कम होता। ठीक है? तो ये समस्या हो जाता है। क्या है? पॉइंट बनाएँगे कि नियमित रूप से गठन नहीं। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट देखेंगे वित्त आयोग से संबंधित है, वो ये है क्रियान्वयन की समस्या। क्रियान्वयन की समस्या कैसे है? जैसे वित्त आयोग ने कोई पॉइंट्स या कोई सुझाव दिए केंद्र सरकार के संबंध में और राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में, तो वो पॉइंट कितना बेसिस पर लागू हुआ, ग्राउंड रियलिटी उसका क्या है, किस तरह से क्रियान्वित किया गया, उस पर वित्त आयोग का कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक बार सुझाव दे दिया, अब मानना ना मानना केंद्र सरकार के ऊपर है। तो अगर मान लो कोई सुझाव बहुत ही प्रोग्रेसिव है, जैसे डिफेंड मॉडर्नाइजेशन फंड को लेकर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, काफ़ी प्रोग्रेसिव पॉइंट था, लेकिन उसको गठित अभी तक नहीं किया गया है। तो जो भी पॉइंट है, जो सुझाव है, वो कितना धरातल पे उतरा है, इसको लेकर भी कोई कंट्रोल, कोई टूल नहीं है, निगरानी टूल नहीं है वित्त आयोग के पास। तो इसीलिए आयोग को थोड़ा-सा कमज़ोर बनाता है ये, ठीक है? ये संबंध है। तो ये पॉइंट क्या हो सकता है? क्रियान्वयन की सम ठीक है दोस्तों? ये 4 पॉइंट। ये 4 मेन इश्यू है वित्त आयोग से संबंधित। इश्यू तो और भी हो सकते हैं, जैसे हम देखेंगे तो राजस्व के संबंध में जो है कि राजस्व का स्रोत कैसे डेवल्यूशन हो सकता है। तो टाइम के साथ जो फ़ॉर्मूला है वो अपडेट होते रहने चाहिए। तो उसके लेकर भी इश्यू है क्योंकि परंपरागत रूप से कुछ इसी टाइप के फ़ॉर्मूला है जिसको रिकमेंड करता रहा है। इस बार 15 फाइनेंस कमीशन ने डेमोग्राफी परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस को आधार बनाया है। लेकिन पहले लगभग-लगभग सब पॉइंट्स फ़ॉर्मूले तय थे, उसी आधार पर होता।
तो वो भी एक समस्या बनता रहा है कि टाइम के साथ अपने आप को कैसे इनोवेट करना है, कैसे अपडेट करने हैं और नए फ़ॉर्मूले को लागू करने हैं, ठीक है? तो भी समस्या बन सकता है। लेकिन ये तो सारे समस्या हैं, ये समय चुनौती है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपको अब सुझाव भी देने हैं। अब आपको इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ना है, ये क्वेश्चन तभी पूरा हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। पहला सुझाव क्या हो सकता है? पहला सुझाव यही हो सकता है कि जो वित्त आयोग के संबंधी नियुक्तियाँ हैं, वित्त आयोग से संबंधित जो नियुक्तियाँ हैं ना, उसको नियमितीकरण किया जाए। पहले फिक्स्ड कर दिया जाए। वित्त आयोग को कब गठित करना है, कितने सदस्य होने चाहिए और कब हम उसको बनाएँगे, इसके संबंध में कोई एक फ़ॉर्मूला, कोई रूल्स, कोई नियम कानून बन जाने चाहिए। इससे क्या होगा, केंद्र सरकार का कंट्रोल कम हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगा और निष्पक्ष तरीके से आयोग काम कर सकेगी। ठीक है? तो पहला सुझाव यही है। दूसरा सुझाव ये है कि उन्नत परामर्श। जब भी वित्त आयोग कोई रिकमेंड दे, तो वो राज्यों से, विभिन्न बॉडी से, विभिन्न हितधारकों से लगातार प्रयास करे, परामर्श करे, सुझाव माँगे। अगर उन्नत परामर्श प्राप्त करेगी अगर वित्त आयोग, तो अच्छे तरीके से वो सुझाव भी दे सकेगी, जो कि अल्टीमेटली भारत के लिए लाभदायक हो सकता है। विभिन्न राज्यों के जो राजकोषीय संतुलन है, राजकोषीय राजस्व का जो स्रोत है, उसके संदर्भ में काफ़ी प्रोग्रेसिव बातें आगे बढ़ेगी। ठीक है? तो उन्नत परामर्श होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के संबंध में जो फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट बॉडी है, एफआरबीएम, जो कि एनकेसी समिति ने सिफारिश किया था कि राज्यों के राजकोषीय घाटों को कंट्रोल करने के लिए एफआरबीएम एक्ट लाया था। तो उसके संदर्भ में भी वित्त आयोग को भी कोई पावर नहीं है। अगर हम वित्त आयोग को भी इसके तहत कुछ पावर दे देते हैं, तो राजकोषीय घाटों को कंट्रोल करने के लिए वित्त आयोग के तहत एक शक्ति आ जाएगा और राज्यों को पहल आगे बढ़ा सकता है, उसको सुझाव दे सकता है कि आप इस तरह से काम करें, तभी आपको मैं इतना पैसा दूँगा या इस तरह से ग्रांट्स दिया जा सकता है। तो उसके तहत भी कुछ पावर देने चाहिए। ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि वित्त आयोग के संबंध में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। पारदर्शिता कैसे बढ़ावा दिया जाए? तो जैसे रघुराम राजन, जो उस समय आरबीआई के मतलब 4-5 साल पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने सुझाव दिया था वित्त आयोग के संदर्भ में कि वित्त आयोग कैसे काम करती है, राज्यों के साथ राज्यों को कितना पैसा आवंटित करती है, उसके फ़ॉर्मूला को सार्वजनिक किया जाए और न केवल सार्वजनिक किया जाए बल्कि उसके पीछे जो लॉजिक है, जो तर्क है, उस तर्क के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि फाइनेंस कमीशन की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आएगा और निष्पक्ष तरीके से वो काम कर सकेगी। ठीक है? अगला पॉइंट है सुझाव में क्षैतिज विचलन सूत्र। अभी वही हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का जो फॉर्मूला है, वो लगातार अपडेट होनी चाहिए। लगातार नए तरीकों से राज्यों को हित में ध्यान रखकर बनाई जानी चाहिए, ताकि राज्यों के लिए कोई समस्या खड़ी ना करे और लगातार प्रयास होते रहने चाहिए। ठीक है? ये फॉर्मूला है। अगला पॉइंट है समय पर क्रियान्वयन। क्रियान्वयन की समस्या जैसे मैंने बताया था, इस समय पर क्रियान्वित नहीं हो पाता है, तो वो अगला पॉइंट इससे में सुझाव में शामिल हो सकता है। अगर इंटरेस्टिंग बात ये है ना मेंस के क्वेश्चन में कि अगर आपको समस्या पता है, तो सुझाव अपने आप बना लेंगे आप। जैसे समस्या मुझे पता था कि समय पर क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, वित्त आयोग के सुझाव, तो सुझाव नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं? रिकमेंड यही कर सकते हैं कि जो क्रियान्वयन है उसको समय पर लागू किया जाए। उसके लिए कोई निगरानी टूल्स डेवलप कर सकते हैं। वित्त आयोग को कुछ शक्ति दे सकते हैं हम, निगरानी करे, उस तरह से काम को आगे बढ़ाए। ठीक है? अगला पॉइंट है आवधिक समीक्षा। आवधिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो जैसे शिवरामन समिति ने सुझाव दिया था कि संसदीय समिति के माध्यम से, देख रहे हैं? संसदीय समिति के माध्यम से वित्त आयोग के कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता की लगातार समीक्षा की जाए। अब जैसे वित्त आयोग लगातार काम कर रहा है, वो सुझाव देता रहा है, लेकिन वित्त आयोग कितना अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रही है, तभी तो आकलन होना चाहिए। तो शिवरामन समिति ने सुझाव दिया था कि संसदीय समिति के माध्यम से हम वित्त आयोग के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, कि कार्यप्रणाली की जाँच-पड़ताल कर सकते हैं और कितना वो एक इफ़ेक्टिव है, वो देश के लिए, वो स्टेट के लिए, इसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है? तो इन सुझावों के माध्यम से हम वित्त आयोग को मजबूत बना सकते हैं। एक बॉडी के तौर पर वो न केवल राज्यों के लिए बल्कि केंद्र के लिए भी एक तरीके से सहयोगी टूल बन सकता है और उसके सुझाव को अगर हम अमल में लाएँगे, तो देश के राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा कि पहले क्या-क्या उसकी भूमिका है, फिर देखा हमने वित्त आयोग से संबंधित क्या-क्या समस्या हैं, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, फिर हमने देखा कि उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। अब हमको बढ़ना है निष्कर्ष की तरफ। ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद हमको एक होलिस्टिक निष्कर्ष डालना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तभी हम अपनी बातों को कंक्लूड कर पाएँगे और एग्ज़ामिनर कंक्लूजन देख के आपको पकड़ लेगा कि आपके ऊपर के पॉइंट्स क्या होंगे। क्योंकि जितना अच्छा निष्कर्ष होंगे, उतने अच्छे आपके ऊपर के पॉइंट्स होंगे, कि उसी को आधार बनाकर ही तो आप निष्कर्ष लिखेंगे। तो हम निष्कर्ष की ओर से बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या होना चाहिए? तो निष्कर्ष देखिए कोई भी बॉडी है और अगर वो
केंद्र के लिए, राज्य के लिए काम कर रही है, राजकोषीय संघवाद की दृष्टि से काम कर रही है, तो उस बॉडी को सबसे पहला तो ये काम है कि उसको प्रॉपर शक्ति दिया जाए, प्रॉपर उसको मजबूती प्रदान किया जाए ताकि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर सके केंद्र के लिए और राज्यों के हित में। अल्टीमेटली अगर निष्पक्ष तरीके से काम करेगी, तो देश की जनता के हितों को आगे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि इन उपायों को अपनाकर भारत एक राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में वित्त आयोग की भूमिका को मजबूत कर सकता है। ठीक है दोस्तों? मजबूत कर सकता है। इन उपायों को अपनाकर भारत राजकोषीय संघवाद के संतुलन के चक्र के रूप में वित्त आयोग की भूमिका को मजबूत बना सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इससे क्या होगा? तो इससे होगा कि राज्यों और स्थानीय निकायों में निष्पक्ष, देख रहे हैं? निष्पक्ष, निष्पक्ष पर गौर करना है। निष्पक्ष और न्याय संगत संसाधन वितरण और राजकोषीय अनुशासन और सरकारी शासन सुनिश्चित होगा। अगर वित्त आयोग मजबूत होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो अल्टीमेटली यही होगा कि न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से संसाधन का आवंटन होगा। राजकोषीय समेकन, राजकोषीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, सहकारी शासन को बढ़ावा मिलेगा। तो अल्टीमेटली केंद्र के हित में है, राज्य के हित में है और सबसे बड़ा देश के हित में है। ठीक है दोस्तों? तो ठीक है, आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वित्त आयोग से संबंधित हमने सारे डायमेंशन, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन थे, सबको कवर किया है। अब क्या होगा कि आने वाले 4-5 साल में इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगा, लेकिन हमने इश्यूज़ को समझ रखा है और अगर आपने इश्यूज़ को समझ रखा है, तो वही हमारे अल्टीमेटली काम का होता है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा, तो फिर से हम इसको बताएँगे, फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो हमेशा से वही रहेंगे। फाइनेंस कमीशन संवैधानिक बॉडी है, वो 2 साल पहले भी वही समस्या, वही इश्यूज़ रहेंगे, उसके सुझाव वही रहेंगे। कंक्लूजन की ओर हम देखेंगे तो वो भी बात वही तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ठीक है? तो आज हम यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं फिर से कोई वीडियो बनाऊँ। कोई भी अगर न्यूज़ में कुछ भी अपडेट रहता है, तो यूपीएससी रिलेटेड अगर कोई काम का चीज़ है, तो उस पे बनाऊँगा और होलिस्टिक वे में आपको थैंक यू वेरी मच।